देखो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, अपना टॉपिक लास्ट क्लास में हमने करा था अपना हीट इंजन। उसी को रिकॉल करके करते हैं फटाफट। आ जाओ, टॉपिक हीट इंजन। भाई याद दिलाओ, हीट इंजन के क्या क्या कंपोनेंट्स थे। The So source, 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 sink sink, और working substance। and main. भाई बिल्कुल, हमारे पास एक था सोर्स जिससे हम, मैं डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब कर चुके हैं। सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 होगा और ये हमेशा हायर टेम्परेचर पे रहेगा। इससे चाहे जितनी मर्जी हीट ले लो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बीच में आएगा हमारा वर्किंग सब्सटेंस, मतलब कंटेनर जिसके अंदर हमने पिस्टन वगैरह कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये हमें कुछ ना कुछ वर्क करके देगा। सिंस ये सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, तो इसलिए ये वर्क हम किस में लेंगे, Positive. पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन जब हम सोर्स से कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारा सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस, हीट लॉस होगा ही होगा। और उस हीट लॉस को हमने डिनोट कर दिया कि Q2 विच इज गोइंग टूवर्ड्स द सिंक। सिंक हमेशा लोअर टेम्परेचर पे रहेगा, इसको चाहे जितनी मर्जी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। तो मेनली यही तीन कंपोनेंट्स है। मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई थी, Q1 इक्वल्स टू W plus Q2. W प्लस Q2। और हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन की इक्वेशन आ गई थी Q1 माइनस Q2। यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. चलो डन, तो लेट्स प्रोसीड। यार अब हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, जैसे हीट इंजन। हीट इंजन का टारगेट क्या था, कि हमें हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, और ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस ही है। तो अगर कोई भी एक मैकेनिकल डिवाइस को आप डिजाइन कर रहे हो, तो हमारा मेन टारगेट होता है उसकी एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी का मतलब कि वो कितने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहा है। मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं, तो ये कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, ये हमारी हीट इंजन की एफिशिएंसी कहलाएगी। तो एफिशिएंसी किसी भी मैकेनिकल डिवाइस का, याद रखना फॉर्मूला हमेशा सेम चलेगा, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब मेरे को बताओ, आउटपुट क्या लेना है, Q2 या W? हम क्या आउटपुट चाहते थे? W. W Sir, W। डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट क्या है, Q1। हमने क्या इनपुट दिया है, Q1। Q1 का। Q1. Q1। तो बस यार W का फॉर्मूला रख दो, जो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के कराया है। तो W का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी का, दैट इज N इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये फॉर्मूला हीट के टर्म्स में, ये फॉर्मूला वर्क के टर्म्स में, दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। चलो कंप्लीट करो। डन सर। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यार याद रखो, हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमने हीट इंजन डिजाइन किया है, उसकी एफिशिएंसी क्या हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे एक चीज सोचो, क्या एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 हो सकती है इधर? क्या नो सर। एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1 हो सकती है? तो अगर हम चेक करें, हमारे पास फॉर्मूला आ क्या रहा है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। मतलब एनर्जी हमारी 1 से बड़ी कब होगी, जब Q2 नेगेटिव में हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। N इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब Q2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसके अंदर एनर्जी लॉस ना हो। तो ये दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखना, एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 या एफिशिएंसी कभी भी इक्वल्स टू 1 हो ही नहीं सकती। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल कितनी है किसी भी एक डिवाइस की? तो उसी के बेसिस पे फिर हमारा नेक्स्ट, और एक तरीके से कह लो ऑलमोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कारनॉट इंजन। कारनॉट इंजन भी एक तरीके का हीट इंजन ही है। ये हाइपोथेटिकल हीट इंजन है, जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। तो आप लिख सकते हो कारनॉट इंजन क्या है, बेसिकली एक आइडियल हीट इंजन है। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। अगर ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, तो इसके अंदर हमने कोई एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं की है। अगर मैं इसके अंदर कोई एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहा, तो अगर मैं इस कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो वो एफिशिएंसी याद रखना कैसी आएगी, मैक्सिमम Maximum. आएगी। अगर ये एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया इतनी एफिशिएंसी अटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैं अपने हीट इंजन को इस हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं कि वो इस वैल्यू को अप्रोच करे। जैसे कुछ समझ में नहीं आया है वो तो इधर समझो। मैंने कहा कि मैंने कारनॉट इंजन डिजाइन किया थ्योरेटिकली, और उसकी एफिशिएंसी की वैल्यू
एफिशिएंसी की वैल्यू सपोज आ रही है 0.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली कह लो 70% आ रही है उसकी एफिशिएंसी। तो यार अगर कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी 70% आ रही है, तो क्या मेरे प्रैक्टिकल हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 70% हो सकती है? नो सर। हमारी हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी प्रैक्टिकली 70% नहीं हो पाएगी, ये लेस देन 70 होगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मैं हीट इंजन की जो डिजाइन कर रहा हूं वो 70 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश ये करता रहूंगा कि मैं कुछ ना कुछ इसमें एडवांसमेंट लेके आऊं ताकि मेरी एफिशिएंसी 70 को अप्रोच करे। तो बस यही हमारे कारनॉट इंजन का टारगेट होता है कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है। लेकिन अब कारनॉट इंजन के अंदर टोटल हमारे पास होते हैं 4 कंपोनेंट्स, तो एक एक करके अब वो 4 कंपोनेंट्स देखो क्या क्या है। भैया सबसे पहला कंपोनेंट जो हीट इंजन का होता ही होता है, दैट इज सोर्स, जिससे हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहां पे लिखा मैंने सोर्स, जिससे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर T1। इसमें एक नया कंपोनेंट बस क्या ऐड ऑन हो रहा है, इंसुलेटिंग पैड। इंसुलेटिंग पैड क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बनाएंगे ताकि हमारी कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो पाए हमारे वर्किंग सब्सटेंस से। तो इंसुलेटिंग पैड। और हमारा थर्ड कंपोनेंट क्या है, थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास एज सिंक, जिसको हम भैया हीट लॉस करवाएंगे। और ये होगा हमारा कंटेनर, जिसका होगा वर्किंग सब्सटेंस। अब याद रखो हम ये कंटेनर कैसा ले रहे हैं, हम ये कंटेनर इंसुलेटिंग कंडक्टर वाला, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इंसुलेटिंग वॉल्स वाला कंटेनर ले रहे हैं। मतलब इसके हर एक साइड्स सब इंसुलेटिंग है, लेकिन बस जो बेस होगा वो कंडक्टिंग बेस होगा। और इसके अंदर हम फिल कर देंगे गैस, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगी। चेक करो पहले ये चारों कंपोनेंट समझ में आए। सोर्स, जिससे हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इंसुलेटिंग पैड, जिससे हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बना दें, सिंक, हीट रिजेक्ट करेंगे, और हमारे पास जो ये कंटेनर होगा, अब ये परफेक्टली इंसुलेटिंग क्या कहते हैं कंटेनर होगा, बस इसकी जो बेस होगी वो हमारी कंडक्टिंग होगी। भैया क्लियर है तो बड़े आगे। यस सर। चलो ये सर कंडक्टिंग किस लिए बनाएंगे, क्यों बनाएंगे बेस को, ये सर कंडक्टिंग क्यों बनाएंगे अगर अगर बेस नॉट। को कंडक्टिंग नहीं बनाओगे तो मेरे को एक बात बताओ, फिर हीट एब्जॉर्ब कैसे करवाओगे? क्योंकि हमारा हीट इंजन का प्रिंसिपल ही क्या है, हमारे हीट इंजन का प्रिंसिपल ही यही है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो हीट एनर्जी तो सप्लाई करनी ही करनी है ना। यस सर यस। अगर आप पूरा ही इंसुलेटिंग बना दोगे तो हीट सप्लाई नहीं कर पाओगे, ना तो हीट रिजेक्ट कर पाओगे, तो उस यस। केस में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए चलो आओ, तो यार अब एक एक करके देखो क्या है। मैं डायग्राम बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा, टाइम टेकिंग वो हो जाएगा। मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, आप चेक करते रहना आपको समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर को, जो ये मेरा कंटेनर है, हम सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख रहा हूं तो ये हमारा कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यस नीचे सर। कंडक्टिंग बेस है हमारा, तो ये कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अब जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो भैया ये हीट बाहर तो रेडिएट आउट नहीं कर सकता, तो जो भी ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये किस चीज में यूटिलाइज होगी? सर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। वही, वेरी गुड, जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो जैसे जैसे वर्क डन होने का मतलब क्या है कि ये हमारा पिस्टन एक्सपैंड करेगा। पिस्टन एक्सपैंड करेगा तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर हमारा रिड्यूस होगा। तो हीट सप्लाई की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा सबसे पहले प्रोसेस में टेम्परेचर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट बन जाएगा। यार किसी को क्या डायग्राम से समझाना, ये चीजें समझ में आ रही हैं? सर आ रही है। आ रही है, डन। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं यार, चेक करना। मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्रोसेस में हमने इसको सोर्स के ऊपर रखा, इसने सोर्स से हीट ली है, हीट ली इसने, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा। लेकिन जब इसने वर्क किया, पिस्टन एक्सपैंड हुआ, पिस्टन के एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली इधर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या है, याद रखो हमारा सबसे पहला Isothermal. प्रोसेस है, वेरी गुड, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें आपको ये भी चेक करना है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। तो याद रखना हमारा सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, भैया ध्यान देते जाना, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो यू की वैल्यू तो हो गई 0। तो हम जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी बस किस चीज में यूटिलाइज हो रही है,
सिर्फ Work और done. सिर्फ वर्क डन करने में यूटिलाइज हो रही है। तो देखो इधर इसलिए एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी क्योंकि पूरी की पूरी वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है। वर्क डन का फॉर्मूला Sir, P PdV delta V. एन PdV आर टी एल एन V2/V1। मैंने इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 लिया है, प्रेशर P1 लिया है और टेम्परेचर T1 लिया है। तो फाइनल वॉल्यूम पहले वाले सोर्स में क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, No, sir. अब लास्ट एक और काम कर लो इसी में, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये भी चेक करके बताना है। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, negative Sir, positive. पॉजिटिव Positive. एक्सपेंशन हो रहा है। देखो अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पी डेल्टा वी, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डेल्टा वी डिसाइड करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो वर्क डन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। क्लियर है सबको ये वाली बात भी? yes sir Yes, sir. चलो डन। अब यार एक चीज, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब एक चीज बताओ, जैसे स्प्रिंग वाला केस लो, अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं और इसको रिलीज कर रहा हूं, तो ये क्या अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाती है या इसको ओवरशूट करके थोड़ा सा स्प्रिंग को फिर कंप्रेस करती है फिर वापस आती है? Sir, compress करके वापस. कंप्रेस करके वापस आती है, मतलब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि जब आपने उसको स्ट्रेच कर दिया तो आपने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे दी है। तो फिर जब वो स्प्रिंग वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगी तो उसके पास उस टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसलिए वो और कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को। तो इधर कंटेनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। सपोज आपने किसी एक हॉट कंटेनर को छू लिया, तो आपको पता है आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ रिमूव कर लेते हो, क्या बर्निंग सेंसेशन उसी वक्त खत्म हो जाता है या थोड़े टाइम के लिए भी बर्निंग सेंसेशन रहता है? छोड़ Sir, देगी थोड़े टाइम के लिए. तो इधर भी वही होगा। हमने अब कंटेनर को सोर्स से हटा दिया, रिपीट कर रहा हूं, हमने कंटेनर को सोर्स से हटा दिया और अब हमने उसको इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा हुआ है। तो सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया, सिलेंडर को हमने रखा है इंसुलेटिंग पैड के ऊपर। लेकिन जब हमने इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा ना, तो इस गैस ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रखी है। तो अभी भी वो क्या करेगा, भले ही वो हीट एक्सचेंज ना कर सके, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक्सपैंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ हीट गेन करके रखी हुई है। रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। मैंने बोला हमने सोर्स से हटाया, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा। अब ये ना तो हीट रेडिएट कर सकता है ना तो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि अब ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा, इंसुलेटिंग बन जाएगा, अगर मैंने इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखा है तो। लेकिन गैस ऑलरेडी कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कर चुका था, तो इसलिए ये अभी भी एक्सपैंड करता ही रहेगा। तो मुझे बताओ ये एक्सपेंशन किस टाइप का एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक या एडियाबैटिक? adiabatic Adiabatic. जब हमारा पूरा कंटेनर ही इंसुलेटिंग बन चुका है और फिर भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो भैया ये प्रोसेस हमारा बन जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है तो अभी भी वर्क डन क्या आएगा, अभी भी वर्क डन पॉजिटिव ही Positive. आएगा। इक्वेशन लगाते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमें पता है एडियाबैटिक है, ये जीरो हो गया। तो अब जो भी हीट बच रही है वो किस काम के लिए कर रही है, जो भी हीट, मतलब इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, जो भी इंटरनल एनर्जी गैस ने गेन कर ली थी, अब वो किस चीज में यूटिलाइज हो रही है, वर्क डन करने में। और मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस? R upon gamma minus 1 T1 minus T2 भाई वेरी गुड, जैसे आपको जिस वे में लिखना है आप उस वे में लिखो भैया, एन आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन इधर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल होता है तो याद रखना, इसलिए इधर हो जाएगा T1 माइनस T2। थर्ड सेकंड में भी कोई डाउट? no sir डन। फिर आ गए अब थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे हमने क्या किया यार, अब हमने अपने कंटेनर को, सिलेंडर को हमने रख दिया है सिंक पे। तो जब हमने सिंक पे रख दिया तो सिंक तो बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, तो अब ये गैस से हीट जाने लगेगी सिंक को। अगर ये गैस से हीट जाने लगी है सिंक को, तो हमारे टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा गैस के, Sir, decrease हो जाएगा. टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से हमारा पिस्टन कंप्रेस करेगा, तो पिस्टन कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर volume इंक्रीज करेगा। तो Yes, sir. अल्टीमेटली आपका ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा, temperature constant हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा।
रिपीट तो नहीं करना? नो सर। डन। तो अब की बार ये हमारा याद रखो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया तो भैया फिर से वही कि हमारी हीट जो भी सप्लाई होगी वो वर्क डन में होगी। वर्क डन का फॉर्मूला nRT/ln, ये हो जाएगा V4 से लेके V3 तक। और ये वर्क डन अब की बार नेगेटिव आएगा क्योंकि अब की बार इधर हो रहा है कंप्रेशन, तो ये वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा। बचा है एक लास्ट प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, दैट इज फोर्थ प्रोसेस। अब हमने फिर से सिलेंडर को कहां रख दिया है? हमने फिर से सिलेंडर को इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया है। लेकिन जब हमने सिलेंडर को इंसुलेटिंग पैड पे रखा, भले ही पूरा सिस्टम हमारा इंसुलेटिंग हो गया हो, लेकिन फिर भी हमारा जो पिस्टन है वो थोड़ा थोड़ा कंप्रेस होता रहेगा क्योंकि उससे हीट लूज हो रही थी पहले। तो इसलिए अब ये फिर से क्या बन जाएगा? एडियाबेटिक कंप्रेशन बन जाएगा। और अगर ये एडियाबेटिक कंप्रेशन बन जाएगा तो एक तरीके से ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस बन गया। सोचो साइक्लिक प्रोसेस कैसे बन गया? पहले आइसोथर्मल एक्सपैंड हुआ, फिर एडियाबेटिक एक्सपैंड हुआ, फिर वापस से कंप्रेस हुआ आइसोथर्मल, और अब ये वापस से एडियाबेटिक कंप्रेशन चल रहा है। तो ये हमारा किस टाइप का प्रोसेस बन रहा है? एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है कि भैया जो चीजें पहले एक्सपैंड चल रही थी अब वही सारी चीजें कंप्रेशन में जा रही हैं, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारी सेम आ जाएगी। तो इस केस में वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और वो बन जाएगा nR⁻⁻1, और ये फिर से अपनी इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएगा नेगेटिव पे। तो अब आप सोचो टोटल वर्क डन कितना होगा? भैया सारे वर्क डन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाएगा। मुझे पता है वर्क डन 3 नेगेटिव है, वर्क डन 4 नेगेटिव है, वर्क डन 2 पॉजिटिव, वर्क डन 1 पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन 2 और वर्क डन 4 एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। इधर देखो, वर्क डन 2 और वर्क डन 4 एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, बस एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है। दोनों कट गए तो नेट वर्क डन हमारा क्या बचेगा? सिर्फ W1 प्लस W2 बचेगा। यहां तक पहले पूरा कंप्लीट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। 3 नहीं हुआ सर, 2 और सर 4 3 तो होगा, W1 प्लस हाँ सॉरी सॉरी, W3। मैं, हाँ मेरी गलती मेरी गलती, W3। सर थर्ड वाला रिपीट करना है थर्ड एक वाला बार। नेगेटिव। थर्ड वाला नेगेटिव में क्यों हुआ? ये थर्ड वाला रिपीट करना है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना? यस सर। ठीक है। मैं कह रहा हूं हमने क्या किया, ये हमारा सिंक था और इसके ऊपर हमने रख दिया अपना ये कंटेनर। भैया आपको पता है वॉल्स इंसुलेटिंग है, बस हमारा बेस कंडक्टिंग है। तो ये हमारा सिंक है। सिंक का मतलब क्या है? ये हमेशा लो टेम्परेचर पे रहेगा। तो इसलिए अब की बार यहां से हीट रिजेक्ट होगी। हीट रिजेक्ट हुई तो भैया हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू U प्लस W। हीट लूज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर फॉल डाउन होगा। लेकिन जब टेम्परेचर फॉल डाउन होगा ना, तो अब की बार पिस्टन हमारा कंप्रेस करेगा। कंप्रेस, तो जब पिस्टन ने कंप्रेस किया तो कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? इंक्रीज। इंक्रीज होने लग जाता है। तो एक जगह टेम्परेचर डिक्रीज हीट लूज की वजह से, और एक जगह कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या बन जाएगा? कांस्टेंट कांस्टेंट। बन जाएगा। ये हो गया जीरो, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल। लेकिन ये कंप्रेशन हो रहा है तो ये किस टाइप का प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। क्लियर है? यस सर। अब ये कंप्रेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वर्क डन नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी समझाया वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V होता है। चेंज इन वॉल्यूम, भैया कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन भी हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा होगा आपको? शायद से आपने केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया होगा, तो साइन यस कन्वेंशन सर। थोड़े से बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं इसलिए। सर W1 माइनस W3 नहीं होना चाहिए जरा, कि थर्ड वाला वर्क नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल वो भी होगा। मैं कह रहा हूं अभी तो मैंने साइन कन्वेंशन इधर रखे ही नहीं है। जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस इक्वेशन को लिख ही देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन आता रहेगा। भैया नेट वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। माइनस क्यों लगा दिया? बिकॉज 3 और 4 दोनों नेगेटिव हैं, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं। अब हमारा कैंसल कौन सा होगा? कैंसल हमारा सिर्फ 2 और 4 होगा, क्योंकि यही दोनों सेम आ रहे हैं। भैया 3 में तो V4 V3 आ रहा है, इधर तो V2 V1 आ रहा है, तो W1 W2 तो सेम नहीं, W3 सेम नहीं आ रहे, तो बस वही बचेगा। तो यस आप लिख सकते हो कि नेट वर्क डन कितना आएगा? W1 माइनस W3। मैंने तब माइनस इसलिए नहीं लिखा था, मैंने कहा था जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वर्क डन पॉजिटिव होगा हम पॉजिटिव रख देंगे, जो भी नेगेटिव होगा हम नेगेटिव रख देंगे।
डन सर। चलो डन सर। अब यार याद रखो हमारे पास ये वर्क डन आ गया। अब हमें थोड़ा सा हीट इंजन से कंपेयर करना है। याद रखो डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, हमारे किसी काम की नहीं है। मैं वर्क डन 1 का फॉर्मूला लिखूंगा, फिर वर्क डन 3 का फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उनको और सिंप्लीफाई करूंगा कॉमन लेके। वो सब स्टेप्स मैं शो नहीं कर रहा। अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। एफिशिएंसी, मैंने बोला एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा? आउटपुट आउटपुट ओवर बाय इनपुट। इनपुट। तो आउटपुट तो हमारा है डब्ल्यू नेट, कि टोटल नेट कितना वर्क हुआ। इनपुट क्या चलेगा हमारा? इनपुट तो सिर्फ हमने सोर्स से हीट ली है, वही तो चलेगा भैया। कहीं और तो मैंने इनपुट लिया ही नहीं। आप चारों प्रोसेस को देखो, मैंने जब इसको सोर्स के ऊपर रखा मैंने सिर्फ तब इनपुट लिया इससे, सिर्फ ये इनपुट माना जाएगा। बाकी इंसुलेटिंग पैड पे कोई इनपुट नहीं है, सिंक पे तो आउटपुट चल रहा है, रिजेक्टोरियल हीट लॉस चल रहा है। तो इनपुट तो सिर्फ सोर्स ने दिया। तो जब हम इसको फाइनली सारे फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1 - Q2/Q1। तो हमने देखा यस, ये हीट इंजन की एफिशिएंसी के कंपैरिजन में चल रहा है, तो मतलब ये हीट इंजन की तरह एक्ट भी कर रहा है। लेकिन फर्दर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास फॉर्मूला आया 1 - T2/T1। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपको बोलूं कारनॉट इंजन, क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन कर दूं कारनॉट इंजन, तो याद रखो आप चाहे तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो चाहे तो नीचे वाला। वैसे मोस्टली आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको हीट इंजन कह रहा हूं, सिर्फ हीट इंजन, तो याद रखना आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि नीचे वाला फॉर्मूला ओनली फॉर कारनॉट इंजन है, ओनली फॉर कारनॉट इंजन। वेयरएस ऊपर वाला फॉर्मूला कारनॉट इंजन और हीट इंजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर। यस सर। चलो डन। डन सर। डन, डन सर। बढ़िया। तो एक लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक बचा है, अब वो करेंगे, उसके बाद फिर सारा न्यूमेरिकल एक साथ ही करते हैं। अच्छा अभी ग्राफ तो मैंने ड्रॉ ही नहीं करा भाई, मेरी गलती, ग्राफ ड्रॉ करना भूल गया मैं। ग्राफ तो इसका इंपॉर्टेंट है भैया। हम ड्रॉ कर रहे हैं पीवी ग्राफ। हमें पता है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, तो हमारा पीवी ग्राफ क्या बनना चाहिए? एक क्लोज लूप बनना चाहिए, पहली बात। और मुझे पता है इसमें 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस आ रहे हैं। और स्लोप ज्यादा किसका होता है, एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का। तो याद रखना ग्राफ उसी तरीके से प्लॉट करेंगे। सबसे पहला ग्राफ हमने प्लॉट किया ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो भैया यहाँ पे लिख लो कि पहले इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर हमारे पास T1 था। मैंने इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है, आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है। तो भैया हमारे पास यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ P2 बन गया होगा, वॉल्यूम V2 बन गया होगा, लेकिन टेम्परेचर अभी भी सेम रहेगा T1। उसके बाद हमारे पास आया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो भैया थोड़ा सा ग्राफ का स्लोप इंक्रीज कर दो, ये हो गया हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा P3 हो जाएगा, वॉल्यूम V3 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। सबको समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। डन। उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया हमने तो C से D तक पहुंचे, C से D तक पहुंचे तो इधर प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? T2 ही रहेगा। और लास्ट आइडियाबैटिक कंप्रेशन, तो हमारे पास फिर से प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया। तो अगर आप नोटिस करो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कितनी बार चेंज हो रहा है? टेम्परेचर सिर्फ 2 बार चेंज हो रहा है, T1 एंड T2। इसलिए हमारे पास इधर जो आइडियाबैटिक प्रोसेस के दोनों वर्क डन है वो सेम आ रहे हैं, बस इसी रीजन की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर हर बार सिर्फ 2 ही बार चेंज हो रहा है। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों नहीं सेम आया? वो इसलिए सेम नहीं आया क्योंकि वॉल्यूम कितनी बार चेंज हो रहा है। वॉल्यूम तो हमारा हर प्रोसेस में तो टोटल वॉल्यूम 4 बार चेंज हो रहा है, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, और वापस 4 से लेके 1 तक। और अगर मैं तुम्हें इसमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? सर पी डेल्टा बी से एरिया अंडर द एरिया अंडर द कर्व निकाल के। लेकिन क्या इस कर्व का आप एरिया निकाल पाओगे? क्या ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ ऐसा बन रहा है?
नहीं No, बन sir. रहा। तो इस केस में अगर वर्क डन निकालना पड़े तो याद रखो आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले से निकालोगे। वर्क डन हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी इनटू हीट एब्जॉर्ब्ड, तो इस तरीके से आप वर्क डन निकाल लोगे। क्लियर हो गई ये चीजें? यस सर। Yes, sir. चलो डन। तो भैया इसको कंप्लीट करो। लास्ट टॉपिक रेफ्रिजरेटर। Done, sir. डन, डन सर। बहुत बढ़िया। Refrigerator, which is also called as heat pump. चलो इधर देखो यार, हमारा रेफ्रिजरेटर भी एक हीट इंजन ही है। तो इसमें अभी भी वही सारी चीजें चल रही है कि ये हमारे पास सोर्स, ये वर्किंग सब्सटेंस, और ये लास्ट में हमारे पास आ गया सिंक। अभी भी सारी चीजें सेम ही चल रही है। तो यहाँ पे एक बार फटाफट लिख देता हूँ, सोर्स T1, वर्किंग सब्सटेंस हमारा कंटेनर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंक, दैट इज T2। लेकिन अब मेरे को बताओ, हायर टेम्परेचर पे हमेशा कौन रहता है? सोर्स रहता है। सोर्स। तो हीट हमेशा कहां से फ्लो करनी चाहिए, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग? Source to ऊपर sink. से नीचे या नीचे से ऊपर? Sir, ऊपर से नीचे. भैया हमारा सोर्स हायर टेम्परेचर पे है, तो अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग सोर्स मेरा ऊपर है तो हीट हमेशा फ्लो करेगी ऊपर से नीचे तक। लेकिन हम क्या करा रहे हैं, हम हीट को अपोजिट फ्लो करा रहे हैं। तो मेरे को बताओ, अगर मैं हीट को अपोजिट फ्लो करा रहा हूं तो भैया इसके लिए क्या करना चाहिए? सर, सिंक का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए. नहीं, सिंक का टेम्परेचर ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो सिंक सिंक ही नहीं रहेगा। सिंक का मतलब तो यही है कि ऐसी कोई चीज जो हमेशा लोएस्ट टेम्परेचर पे रहे, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, मतलब टेम्परेचर के नीचे। हाँ बोलो। सिंक को सर हीट देना पड़ेगी। सिंक से सर, हीट, सिंक बात तो को वही हो गई ना। ऊपर, सिंक को ऊपर प्लेस कर सकते हैं. बस करना पड़ेगा। सर समझे क्यों नहीं हो जाएगी? भाई? रिपीट रिपीट रिपीट। आप कुछ कुछ डायग्राम में वो कर रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट में बिल्कुल वो कर रहे हो। आप कह रहे हो सर सिंक को ऊपर कर देते हैं। सिंक को ऊपर करने से होगा क्या, उसका टेम्परेचर तो कम ही रहेगा। मैं कह रहा हूं मेरा टेम्परेचर ज्यादा, सिंक का टेम्परेचर कम है, फिर भी मैं चाह रहा हूं मेरे से हीट ना निकले, सिंक से हीट मुझे ही मिले। मतलब मेरे को हीट की डायरेक्शन रिवर्स करानी है। मेरा टारगेट क्या है इस रेफ्रिजरेटर में, याद रखो, मेरा टारगेट है कि हीट फ्लो करे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब लो टेम्परेचर से अब की बार वो हाई टेम्परेचर पे फ्लो करे। तो इसको कैसे कराया जाए? सर, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर दे. बिल्कुल, यही काम करना है। और यही हमारा बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिस कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजेस स्टेटमेंट के नाम से है। क्या किसी को याद है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉजेस स्टेटमेंट? सर, यस थोड़ी याद है कि वो कंप्लीटली जो हीट एब्जॉर्ब है वो कंप्लीटली वर्क में भी नहीं कर सकती कन्वर्टर, कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी में तभी जाएगी जब हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली स्टेटमेंट, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, हमें लिखनी नहीं है क्योंकि हमारे अभी काम की नहीं है, बस मैं थियोरेटिकली डिक्टेट कर रहा हूं कि यार सबसे पहले आई हमारी कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या कहा कि यार आप कभी भी ऐसा कोई हीट इंजन डिजाइन नहीं कर सकते जिसमें एनर्जी लॉस ना हो और वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कंप्लीट कन्वर्ट कर दे। मतलब हमारी जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो बेसिकली हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल चल रही है। यहां लिख रहा हूं कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। भैया डायग्राम मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा Q1 पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी लॉस जीरो हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बस उसने ये कहा, उसने कहा डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होंगे ही होंगे। आप एनर्जी लॉस को कभी भी जीरो नहीं बना सकते, इसलिए किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी भी वन तो हो ही नहीं सकती। जब वन ही नहीं हो सकती तो उससे बड़े होने का तो सवाल ही नहीं है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आई हमारी क्लॉजेस स्टेटमेंट। अब क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या है? क्लॉजेस स्टेटमेंट कह रहा है कि यार ऐसा कोई इंजन या कोई मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है जिसमें आपकी हीट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो कर जाए, जब तक आप उस पर कोई एक्स्ट्रा वर्क ना करो, एक्सटर्नल वर्क ना करो। रिपीट, क्लॉज स्टेटमेंट ने क्या कहा कि हीट को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो कराना पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप इस पे कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क ना करो।
मतलब वो कह रहा है पॉसिबल तो है, लेकिन पॉसिबल कब है, जब आप एक्सटर्नल वर्क करो। तो इधर भी वही करना पड़ेगा भैया। अगर मैं सोर्स से हीट लेना चाहता हूं और सिंक से हीट लेना चाहता हूं और सोर्स को रिजेक्ट करना चाहता हूं अब की बार, तो मेरे को अब की बार वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, अब की बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क वर्क डन डन ऑन द सिस्टम। मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा तो फिर ये चीज पॉसिबल है कि आप हीट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। समझो भावनाओं को। भैया आपने रेफ्रिजरेटर लिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये सपोज रेफ्रिजरेटर है, ये मैंने कुछ भी वो बना दिया जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख रहे हैं। भैया आपकी सराउंडिंग, एक मिनट रुकना यार, हाँ ठीक है हो गया। आपकी जो इधर सराउंडिंग है वो किसकी तरह एक्ट कर रही है, सोर्स की तरह या सिंक की तरह? सिंक। नहीं, आपकी जो सराउंडिंग है वो सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। सराउंडिंग हमारा ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। अगर सराउंडिंग सिंक होता तो फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ्रिज में रखी क्यों रहा हूं, फिर तो मैं डायरेक्टली उसको बाहर ही रख दूंगा ना। और अगर मैं बाहर ही रख दूंगा तो सिंक अपने आप उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हीट ले लेगा और मेरी चीजें अपने आप ठंडी हो जाएंगी। क्या समझ में आया आपको ये वाली बात? यस सर। अगर सोर्स सिंक होता तो चीजें अपने आप ठंडी हो जाती। अब हमने क्या किया, हमने इसके रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। सपोज ये हमें जो भी कुछ है हमें इसको ठंडा करना है, तो ये चीजें है ना पहले से ही कम टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग से पहले से थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे है। तो ये जो हमारा है ये बेसिकली एक सिंक की तरह एक्ट करेगा। अब हमारे रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है भैया, हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर सिंक से हीट लेता है, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हीट ले रहा है, तो इनका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर कम होने के बाद ये हमारा किसको हीट रिजेक्ट कर देता है, सराउंडिंग को। इसलिए आप कभी भी देखना रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में आपको हमेशा थोड़ा सा हीट फील होगा, हीट वहां से निकल रही होती है, रेडिएट हो रही होती है। आपने देखा होगा कभी भी अगर नोटिस किया हो, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड इस टाइप की यू शेप कॉइल्स बनी होती है, मल्टीपल कॉइल्स, जैसे हीटर्स की बनी होती थी, इस टाइप की कॉइल्स होती है पीछे। क्या किसी ने नोटिस किया है कभी? यस सर। तो ये कॉइल्स का काम ही यही है। ये कॉइल्स हमारे कूल्ड गैस होती है और ये सिंक से हीट लेती है और सोर्स को रिजेक्ट कर देती है। क्या सबको समझ में आ गया रेफ्रिजरेटर का वर्किंग? सर जो कार्नोट हीट इंजन था उसकी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं थी। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम ही मिलेगी, बस उसकी एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। यस सर। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन उसकी भी एफिशिएंसी 1 नहीं है। तो जब कार्नोट इंजन की ही एफिशिएंसी 1 नहीं है तो फिर तो प्रैक्टिकली किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 1 हो ही नहीं सकती। बस कार्नोट इंजन का बेनिफिट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कोई एक मशीन बनाई, सपोज मैंने कार का इंजन डिजाइन किया। अब कार का इंजन तो यार अलग अलग कार है ना, सपोज एक मारुति कार भी है और एक फरारी कार भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों की इंजन की एफिशिएंसी सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग। तो उनको कैसे पता चला कि भैया हम ये मारुति कार की एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है, मतलब हम इसमें और इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, कैसे पता चला? तो वो पता चला कार्नोट इंजन की वजह से। जब हमने देखा यार कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है और मेरे इस मारुति कार की एफिशिएंसी बहुत कम आ रही है, तो मतलब मैं ये गैप फिल कर सकता हूं, मतलब मैं कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हूं जिससे एफिशिएंसी कार्नोट इंजन को अप्रोच करे। बस वो तरीका है। यस सर। डन सर। बिल्कुल। तो भैया ये सब मैं रब कर रहा हूँ, ये सब हमारे डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमारा ये रेफ्रिजरेटर का हो गया। अब रेफ्रिजरेटर में हमें क्या मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर में हमें आउटपुट तो नहीं मिल रहा, इसमें हमें वर्क डन बाय द सिस्टम थोड़ी हो रहा है, तो इसमें आउटपुट तो नहीं मिल रहा। इसके अंदर हमें अब कैलकुलेट करना है जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि भैया हमने कितना वर्क सप्लाई किया, कितना वर्क किया और कितने वर्क करने पे कितना अमाउंट ऑफ हीट हम रिजेक्ट कर पाए। क्या समझ में आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? इसको हम इंडिकेट करते हैं बीटा से। बीटा का मतलब हमने भैया कितनी हीट रिजेक्ट करा पाए कितने वर्क डन से। तो हम कितनी हीट रिजेक्ट करा रहे हैं, Q2। कितने वर्क डन से, W वर्क डन से। तो यार फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, वर्क डन का फॉर्मूला निकालो। बिल्कुल,
वर्क डन का फॉर्मूला निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को फाइनल फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलो कैलकुलेट करो एंड गिव मी अ मिनट। आप सब लोग कैलकुलेट करो प्लीज इसे। भाई हो गया सबका कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. So Q2 by Q1 minus Q2. भाई वेरी गुड। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो इस केस में आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम जो भी Q2 रिजेक्ट कर रहे हैं प्लस वर्क डन, Q2 प्लस वर्क डन, ये टोटल हमारा Q1 के बराबर आएगा, क्योंकि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, Q2 और वर्क डन इक्वल टू Q1। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो पिछले केस में आ रहा था अभी भी सेम ही आ रहा है, Q1 माइनस Q2। तो बस हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अगर आप अब कार्नोट इंजन से कंपेयर करो, भाई Q2 बेसिकली T2 से रिप्लेस हो रहा है, Q1 बेसिकली T1 से रिप्लेस हो रहा है, तो आप इधर भी वही कर सकते हो, Q2 को T2 से रिप्लेस कर दो, Q1 को T1 से रिप्लेस कर दो, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ये दो फॉर्मूले हैं जो पे आपको वर्क करना है। डन। Done, sir. तो भैया हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर खत्म, अब करने हैं क्वेश्चंस। सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes. चलो डन। तो भैया Yes, आ sir. जाओ, अब करते हैं न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट। क्वेश्चन पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक कार्नोट इंजन लिया है और कार्नोट इंजन के अंदर हमने डाया एटॉमिक गैस ली है, और हमने क्या किया है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराया है। पूरा क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, मेन मेन चीजें। एडियाबेटिक हमने एक्सपेंशन कराया, डाया एटॉमिक गैस ली है, और हमने वॉल्यूम कितने से कितना चेंज कराया। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने वॉल्यूम चेंज कराया फ्रॉम V से लेके 32V तक। आपको क्या फाइंड करनी है? एफिशिएंसी ऑफ इंजन फाइंड करना है। ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन है पहला 0.5, सेकेंड ऑप्शन 0.75, थर्ड ऑप्शन 0.99 और लास्ट ऑप्शन 0.25। diatomic gas, adiabatic expansion from volume V to V 32V, efficiency फाइंड करनी है।
महक नहीं, फिर से चेक करो एक बार। क्षितिज बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। महक गुलेरिया बिल्कुल सही। दिवेश बढ़िया, मतलब सबका ऑलमोस्ट आंसर सही आ चुका है। सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और मेरे को पता है कारनॉट इंजन बोला हुआ है। कारनॉट इंजन बोला हुआ है तो मतलब मेरे को टेम्परेचर का यूज करना है 1 - T2/T1। तो सबसे पहले तो अब टेम्परेचर भी तो फाइंड करना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना कितना क्या आ रहा है रेशियो। तो यार सीधी सीधी बात है, आप एडियाबैटिक की 3 इक्वेशन याद करो। क्या थी 3 इक्वेशन? टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में इक्वेशन थी Tv⁻Γ-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब मैं लिख सकता हूं T1 V1 Γ⁻1 इज इक्वल्स टू T2 V2 Γ⁻1। तो हमारे पास अगर T2/T1 का रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा V1/V2 का रेशियो टू द पावर Γ-1। चेक करते जाओ स्टेप्स में, कोई डाउट? नो सर। डन। V1 की वैल्यू V ही रख दो, V2 की वैल्यू 32V। V और V कैंसल आउट हो गया। अब मेरे को बताओ डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती थी? सर 7/5। 7/5। तो ये हो गया 7/5 - 1। 7/5 - 1 तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये बन जाएगा 2/5। 2/5। अब मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी ऐसे पावर मतलब फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है। पहले इसका 1/5 रूट करो और फिर स्क्वायर रूट करो। तो यार याद रखना, ये मैंने जैसे ग्रेविटेशन में भी आपको बताया था कि 2 की पावर 6 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4। सिमिलरली बताते जाओ, 3 की कितना हो जाएगा 8, 4 का 16, 5 का कितना हो जाएगा 42। 32, और 6 का कितना हो जाएगा 64। 64। तो जब इधर हमारे पास 1/32 का फिफ्थ रूट निकालने के लिए आया, फिफ्थ रूट, तो भैया फिफ्थ रूट मतलब ये कितना हो जाएगा 2 हो 2। जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/2 और बचेगा स्क्वायर। यहाँ पे था T2 तो यार T2/T1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब सॉल्व कर दो, एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 1 - 1/4। ये बन जाएगा हमारा 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा हमें? करेक्ट ऑप्शन मिलेगा हमें ऑप्शन बी। कंप्लीट करो कैलकुलेशंस, कोई डाउट है तो पूछो। डन सर। सर बैक स्लाइड शो कर। हाँ येलो पे मतलब बैक स्लाइड। डन सर। डन, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कारनॉट इंजन है और वो 2 टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहा है। हमें टेम्परेचर्स क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टेम्परेचर हमें गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर T2 गिवन है हमें 127 डिग्री सेल्सियस। और हमें इतना भी बोला हुआ है कि ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इट एब्जॉर्ब्स हीट 60 × 10⁴ कैलोरीज। इतनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। हमें बताना है हाउ मच वर्क इज डन पर साइकिल। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, सीधी सीधी बात। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। याद रखना टेम्परेचर सेल्सियस में कभी नहीं सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे, टेम्परेचर विल ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूटेड इन केल्विन। तो सबसे पहले आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, बाकी चीजें तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द टेम्परेचर्स इनटू केल्विन। सर 0.003 into 10⁻⁻⁴। एक मिनट फिर से आंसर वेरीफाई कराओ, दोबारा रिपीट।
सर 0.003 into 10⁻⁻⁴. नहीं, सही नहीं आ रहा। बाकी चेक कर लेता हूँ, क्या पता आंसर ही इधर गलत गिवन हो। नहीं, आंसर गलत नहीं है, साहित्य का सही आ रहा है बिल्कुल। और साहित्य आज ये तुमने अपने नाम के आगे क्या लिख लिया? सर आईडी सर इससे बनाई। अच्छा, लियो मेसी। निगी प्रेमी, मैं तो पहली बार ही क्लास में देख रहा हूँ। सर 3 into 10⁻⁷. आंसर आ रहा है 12 into 10⁻⁴। 12 into 10⁻⁴। यस सर मैंने डिवाइड कर दिया था। यस सर हाँ यही है। ठीक है, डन। क्षितिज सही आंसर आ रहा है, दिवेश सही नहीं आ रहा। चलो आओ, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। सबसे पहले मेरे को बताओ T1 की वैल्यू कितनी आ रही है केल्विन में? सर 500 केल्विन। बिल्कुल सही, 500 केल्विन। और T2 की वैल्यू 400 केल्विन। 400 केल्विन। तो यार सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी, 1 माइनस T2 बाई T1। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा बेसिकली 4/5, और ये हो जाएगा 1/5। ये क्या नोटिफिकेशन आया? एक मिनट रुको प्लीज, सही तो चल रहा है। हाँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, मतलब ये हो गया हमारे पास 1/5। अब बस यार हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक और है, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो एफिशिएंसी इनटू हीट एब्जॉर्ब। एफिशिएंसी 1/5 हीट एब्जॉर्ब्ड, Q1 की वैल्यू 60 इंटू 10⁴। सो फाइनल आंसर आ जाएगा वर्क डन का 12 इंटू 10⁴। और ये आंसर आ रहा है कैलोरीज में। लेकिन एक चीज बता देता हूं, ऑप्शंस जरूर चेक कर लेना कि ऑप्शंस कैलोरीज में गिवन है या जूल्स में गिवन है। वैसे तो ऐसा कभी भी नहीं करते कि जूल्स में ऑप्शन दे दो और कैलोरीज में कैलकुलेट करा ले, फिर भी लेकिन इस चीज का ध्यान दे लेना। चलो डन, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चलो Yes, sir. भैया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, और मतलब निहायत ही सिंपल क्वेश्चन। वो कह रहा है कि भैया कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर्स -3 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा क्वेश्चन। Calculate the coefficient of performance of a refrigerator working between the temperatures -3 डिग्री सेल्सियस and 27 डिग्री सेल्सियस। साहित्य सही नहीं आया आपकी बार। सुहानी आपका आंसर भी यही आ रहा है, पता नहीं फिर तो शायद से कहीं गलती तो नहीं करी है। भैया आपको पता है ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, जिसमें T1 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। 270 केल्विन। 270। भाई याद रखना T1 मतलब बड़ा वाला टेम्परेचर होगा, सोर्स का टेम्परेचर। तो 27 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपने मेरे ख्याल से इसको T1 ले लिया है और इसको T2 ले लिया है। यस सर। यस सर। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, T1 हमेशा सोर्स का होता है, तो सोर्स तो हमेशा ग्रेटर टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो T1 27 डिग्री सेल्सियस होगा और T2 आपका -3 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसके लिए तो आपने सही बताया, 270 केल्विन। ऊपर वाले के लिए कैलकुलेट करो और आंसर दीक्षा सही आ रहा है आपका आंसर, वेरी गुड। तो ये ऊपर वाला बन गया 300 केल्विन। अब सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज को।
सर 9। 9, बिल्कुल सही। तो हमारे पास आ जाएगा ये 270/30, सो फाइनल आंसर इज 9। और याद रखो, एफिशिएंसी हो या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो, इनका कोई यूनिट्स नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी एनर्जी, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एनर्जी, तो कैंसिल आउट। T2 सर सिंक का टेम्परेचर है ना। हमेशा देखो, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन है ना कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए ये चीज याद रखना कि हमेशा ही Q1 क्या होगा। हमेशा Q1 होगा हीट रिजेक्टेड या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंक। हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्टेड सिंक सोर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सारे डायग्राम्स नोटिस करो, इधर मैंने सोर्स को हीट दी तो भी उसको क्या लिखूंगा, Q1 लिखूंगा। हीट इंजन के अंदर मैंने हीट ली है सोर्स से, तो भी उसको क्या लूंगा, Q1 ही लूंगा। मतलब जब भी मैं सोर्स से रिलेटेड कुछ बात कर रहा हूं, तो वो हीट हमेशा Q1 होगी, और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, T1 रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिमिलरली Q2 क्या होगा, Q2 होगा हीट रिजेक्टेड या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिंक। तो ये Q2 सिंक के लिए फिक्स कर दो, और सिमिलरली T2 हमेशा क्या रहेगा, सिंक के लिए रहेगा। सोर्स हमें पता है हमेशा हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो अगर आपको क्वेश्चन में जो भी हाई टेम्परेचर गिवन हो, याद रखना वो सोर्स का होगा, और जो भी लो टेम्परेचर गिवन हो, याद रखना मतलब वो हमेशा सिंक का ही होगा। डन सर। डन। चलो कंप्लीट सर। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हो गया था, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास 3 आइडियल इंजन हैं, आइडियल हीट इंजन। तो आइडियल हीट इंजन कह दिया तो मतलब समझ जाओ हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्नोट कार्नोट। इंजन की बात कर Hello. रहे हैं। सबसे पहला वाला सबसे पहला वाला वर्क कर रहा है बिटवीन द टेम्परेचर 400 केल्विन एंड 500 केल्विन। दूसरा वाला हीट इंजन वर्क कर रहा है बिटवीन द टेम्परेचर 600 केल्विन एंड 800 केल्विन। और तीसरा वाला वर्क कर रहा है 400 केल्विन एंड 600 केल्विन। आपको बताना है किस केस में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आएगी, किस केस में एफिशिएंसी सबसे कम आएगी। मतलब आपको एफिशिएंसीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहां लिख देता हूं ऑप्शंस में। ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। साहित्य बिल्कुल सही। तन्वी सही, ध्रुव चेक करना पड़ेगा। सही है भैया, काफी हो गए, सबके आंसर सही आ गए। यार एफिशिएंसी हमें पता है 1 - T2/T1। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उसी की आएगी जिसका ये रेशियो सबसे कम होगा। सबसे कम होगा मतलब 1 में सबसे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आएगी। तो चेक करो सबसे कम रेशियो T2/T1 किसका आ रहा है। तो अगर मैं पहले वाले केस का निकालूं, तो ये रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो आएगा 4/5। 4/5 का मतलब 0.8।
दूसरे केस में मैं निकालू 6/8, 6/8 का मतलब हो गया हमारे पास 3/4 विच इज अगेन 0.75। फिर थर्ड 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, और 2/3 कितना होता है 0.66। तो सबसे कम रेशियो किसका आ रहा है, सबसे कम रेशियो थर्ड का आ रहा है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी थर्ड की होगी, सबसे ज्यादा। तो हमें साफ दिख रहा है कि कोई से ऑप्शन में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी थर्ड की दे रखी है, ऑप्शन ए की। लेकिन ऑप्शन सी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता थर्ड और सेकंड की सेम हो, नहीं, लेकिन थर्ड और सेकंड का रेशियो सेम नहीं आ रहा, तो हमारा ये भी हो गया। तो भैया हमें पता चल गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन सर। डन, चलो बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से जस्ट 2 years बैक वाला क्वेश्चन है ये। चलो तो लो भैया, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक कार्नोट इंजन जो वर्क कर रहा है बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर्स T1 एंड T2, और इसकी एफिशिएंसी हमें गिवन है 1/6। रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो कार्नोट इंजन है वो वर्क कर रहा था टेम्परेचर T1 एंड T2 के बीच में, तो जो एफिशिएंसी आई वो 1/6 आई। अब हमने क्या कर दिया, T2 इज लोअर्ड बाय 62 डिग्री केल्विन, T2 इज लोअर्ड बाय कितना केल्विन गिवन है, लेट मी चेक, 62 केल्विन, बिल्कुल सही, बाय 62 केल्विन। तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर गई है, और एफिशिएंसी बन गई है 1/3। बस इसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना है, T1 एंड T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चेक करो पहले पूरा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, कि पहले T1 और T2 टेम्परेचर्स पे एफिशिएंसी आ रही थी 1/6, जब हमने T2 को 62 डिग्री केल्विन कम कर दिया तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और बन गई 1/3। तो T1 और T2 क्या टेम्परेचर्स थे, आपको ये बताना है। ऑप्शंस 372 केल्विन एंड 310 केल्विन, ऑप्शन बी 372 केल्विन एंड 330 केल्विन, ऑप्शन सी 330 Kelvin and 268 Kelvin, and option D 310 Kelvin and 248 Kelvin। चलो भाई ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट करें। क्या बात है दिवेश, बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। मैं आपका भी आंसर बिल्कुल सही। तो यार इसमें बस करना क्या है, श्वेते तन्वी यार सबके आंसर्स आ गए हैं, वेरी गुड, सही है भैया सबके आंसर्स, मतलब सबको पता ही है क्या करना है। भैया सबसे पहले इक्वेशन 1 बनाऊंगा, एफिशिएंसी 1/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, 1/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू में 62 केल्विन रिड्यूस कर दो, T1 हमारा सेम ही है, और एफिशिएंसी बन गई थी 1/3, दैट इज इक्वेशन 2। बस यार दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना।
तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए T1 इज इक्वल्स टू 372 केल्विन एंड T2 इज इक्वल्स टू 310 केल्विन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। जिसका नहीं आया है एक बार चेक कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को सॉल्विंग पार्ट में डाउट हो तो वो भी पूछ लेना भाई। डन सर। डन, चलो दैट्स इट। डन सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो बस यहीं तक खत्म करते हैं आज का थर्मोडायनामिक्स खत्म। क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स आए मेरे को लगता है ज्यादा इजी है केमिस्ट्री कंपैरिजन में, तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा?